नमस्कार, मुस्कान ड्रामा का आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज मैं फिर वहीं लेकर आया हूँ बी सेक्टर 5 रोहिणी B8-121, जहाँ पर हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं और पहले भी वो कमेंट आए हुए हैं कि विजेंद्र जी की दोबारा वीडियो दिखाइए। तो आज हम फिर विजेंद्र जी के पास बैठे हैं, जो समाज सेवी भी हैं और धार्मिक काम का रुचि रखते हैं। तो आज विजेंद्र जी बात करते हैं। विजेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। विजेंद्र जी आज मिला तो विजेंद्र नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे श्रोता आपको देख रहे हैं, कृपया पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं रोहिणी सेक्टर 5 B8-121 में रहता हूँ। और क्या मतलब सर, पहले पीछे से कहाँ के रहने वाले आप? पीछे मैं उत्तर प्रदेश में शामली के पास एक गांव है, शामली इस समय डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गांव है, लगा ही हुआ है, शामली से करोड़ी है, वहाँ का रहने वाला हूँ। सर, गांव से जो दिल्ली का लोग रवाना हुए वो किस पोजीशन में कैसे आए? आप पहले आप आए या पिताजी आए? नहीं, मैं तो बाद में आया। पहले मैं 1968 में मैंने BSc किया। तो गरीब परिवार था, तो मेरा यही था कि भाई मैं नौकरी करूं सबसे पहले। आगे भी मैं पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ भी नहीं सकता था, क्योंकि MSc का शामली के अंदर कोई कॉलेज नहीं था। MA का था, तो इसलिए मैं यही था कि भाई किसी तरह से मैं BSc करके टीचर बनूं। अच्छा। तो जैसे मैंने BSc किया 90 से, तुरंत ही मैं टीचर बन गया। तो फिर मैंने अपने माँ बाप को कहा कि भाई अब आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कपड़ा भी फटा हुआ नहीं पहनना है, टोपी जूती सब बिल्कुल साफ अच्छी पहननी है, कुछ काम नहीं करना, अपने खेत में भी नहीं, थोड़ा सा खेत ज़मीन थी उसमें भी काम नहीं करना। मैंने उनको यही कहा। और तो मैं 2 साल तक टीचर रहा। अच्छा। 1 साल मैं उसमें भी टीचर रहा, जहाँ मैं इंटरमीडिएट किया था, जहाँ से मैंने उन्होंने मुझे रख लिया। हालांकि मैं वहाँ नहीं चाहता था कि मैं वहाँ टीचिंग करूँ, क्योंकि मेरे जो बहुत सारे साथी थे फेल होकर वहीं थे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से पढ़ा हूँ तो कुछ मुझे यहाँ अदा भी करना चाहिए। तो मैं 1 साल वहाँ भी टीचर रहा। फिर मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो है कंप्यूटर IAS इंडस्ट्रियल कंप्यूटर में सेलेक्ट हो गया, और मेरी पोस्टिंग जो है चंडीगढ़ में होगी 1970 के अंदर, अक्टूबर 70 में। तो समझिए सर, नौकरी करते करते नौकरी कितने साल नौकरी करी आपने? मैंने 1970 से लेकर के 2010 तक नौकरी की है, और लास्ट में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, आजकल जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वहाँ से मैं रिटायर हुआ, शास्त्री भवन से। तो लेकिन कुछ साल तक मैं रहा फ्री में, कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने मेरे वहाँ एक असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाओ, कुछ हम काम चाहते हैं। मैंने कहा भाई हम तो अब हम काम करने की जरूरत नहीं, मैं 40-42 साल नौकरी कर ली है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया का कोई सर्वे करना था मैनुअल स्कैवेंजर का, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर मुझे बार बार कहा। फिर मैं अच्छा नहीं समझा, मना करते, तो मैं चला गया। मैंने 6.5 साल करीब जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में मैंने एज ए कंसल्टेंट मैंने काम किया। तो सर्वे मैंने कराया, ऑल इंडिया का सर्वे था, वो मैंने कंप्लीट करा। मगर उस कंप्लीट करने के बाद भी मुझे उन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं करीब 2020 तक मैंने, कोरोना से पहले, थोड़ा सा पहले फिर मैं वहाँ से हट गया। सर, नौकरी की आपने, नौकरी करते करते आपका विचार ये कैसे आया कि समाज सेवा करूं, सोशल वर्क कार्य करूं? ये विचार कैसे आया आपके मन में? नहीं, मैं तो सोशल वर्क जो है वो मतलब जब से मैं टीचर बना तब से मैं कर रहा हूँ। तो मैं तो बल्कि जब टीचर भी नहीं था, स्टूडेंट था, तो भी हम कुछ समाज सेवा का काम करते थे। जैसे गुरु रविदास जयंती मनाते थे, तो वहाँ गन्ने से, खुद हमारे पास गन्ना होता था, उससे चावल लेके लोगों से खीर बनाते थे रविदास जयंती पर। तो लोग उसमें कुछ पैसा दे देते थे, तो मेरे पास 8-9 रुपए हो जाते, तो हम तो उसको भी उधार दे देते अपने गांव में। तो ये काम मतलब शुरू से ही करते थे, कोई ऐसा ये विचार नहीं आया। मैं समझता हूँ कि जनजाति कुछ ऐसी चीज़ हुई कि ना मैं अपना दुख देखना चाहता था, ना अपने माँ बाप का, ना किसी का, ना किसी और का मतलब। तो यही मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी मैंने किया, और जब मैं टीचिंग में वहाँ भी मैंने बहुत काम किया, और सर्विस के अंदर भी मैंने बहुत काम किया। ऑल इंडिया लेवल में मैंने बहुत सारी संस्थाओं के अंदर में ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट रहा हूँ, कहीं चेयरमैन रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ काउंसिल होती है, एक JCM कहते हैं, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें डिपार्टमेंट काउंसिल का मेंबर रहा हूँ। ऑफिस काउंसिल होती है, वहाँ मैं लीडर स्टाफ साइड रहा हूँ, और मैंने लोगों के लिए काम किया है। ऑल इंडिया लेवल में मैंने काम किया है, इन्वेस्टिगेटर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट की जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन, उन्होंने मुझे बना दिया, तो मैंने काम किया, और वहाँ हमने उनकी सर्विस कंडीशन में कोर्ट केसेस के द्वारा चेंजेस की। बहुत सारे काम, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर फेडरेशन थी 11 एस्टेंट की, उसका मुझे प्रेसिडेंट बना, मैंने 4 साल वहाँ काम किया।
तो इस तरह से मैं तो सामाजिक कार्यों में मतलब लगा ही रहा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सर आपका समाज जो पहले दलित समाज रहा, समाज भी आपका काफी उछड़ा हुआ, जैसे कि हमारे जगजीवन राम जी थे, रेल मंत्री भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री, कई विभाग उनके पास रहे। तो पहले तो बात तो कुछ, लेकिन अब तो समाज आपका काफी उठ रहा है। समाज के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी भी वो ठीक है, मगर समाज उस लेवल पर अभी नहीं आया है कि हमारे लोगों को बाबा साहब ने जो सबसे बड़ी शिक्षा दी है वो है शिक्षित बनो और भाई संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षा अभी 80-90% लोगों में भी नहीं आई। मेरे ख्याल है 20-30% लोग ही शिक्षित हैं। गाँव के अंदर आप जाके देखेंगे तो काफ़ी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं बच्चे, और जो पढ़ते भी हैं वो 10वीं पास भी नहीं कर पाते। तो एजुकेशन जो हायर लेवल की एजुकेशन है वो हमारे समाज में नहीं आई है। दूसरी बात यह है कि हम लोग संगठित नहीं हुए हैं, जाति में बटे हुए हैं, एक दूसरी जाति से ब्याह शादी भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं अभी एक रिश्ते की बात, किसी ने मुझे कहा जी मेरे लड़के का रिश्ता कराओ, तो मैंने बता दिया उसको एक लड़का, तो उसने कहा जी ये तो चमार है, मैं जाट हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई जाट और चमार तो एक ही हैं, अरे शेड्यूल कास्ट सब एक ही हैं, और आप अलग अलग बैठे हो। ब्राह्मण हमारे यहाँ अपनी लड़की दे रहे हैं और तुम लोग आपस में लड़कियां नहीं दे रहे। तो ये मतलब समाज हमारा विघटित हुआ है, संगठित नहीं है। यानी कि अभी आपके समाज में थोड़ी एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी है, और एजुकेशन की कमी तो है ही, लेकिन संगठन बनाने में एजुकेशन की जरूरत भी नहीं होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी समस्याएं हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी समस्या पैदा कर रही है, तो हमें एकजुट हो जाना चाहिए। मगर आज भी हम एकजुट नहीं है, और हमारे लोग तो उन लोगों से ही मिले हुए हैं जो हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। हम क्या कह सकते हैं? तो संगठन हमारे अंदर नहीं है। बाबा साहब की बात की मैंने देखा है कि बहुत सारी हमारी संस्थाएं बाबा साहब की तारीफ करने में लगी रहती हैं। बाबा साहब से बड़ा संसार में कोई नहीं हुआ, उनसे बड़ा एजुकेटेड कोई नहीं हुआ, तारीफ करने में लगे, बस तारीफ करने तक है, काम नहीं करते। जो बाबा साहब ने कार्य किए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं, समाज को एकत्र करने के लिए समाज किए हैं, अपने समाज को काफी उठाया है, उसने सभी समाज के लिए है। लेकिन अभी भी समाज में कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं आपका समाज। जी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। जैसे बाबा साहब ने तो बहुत सीधी सी बात बताई, बस शिक्षित बनो। तो सबसे पहले, अब तो मैं तो अपने माँ बाप को जानता हूँ, मेरे माँ बाप तो मजदूर थे, मगर उन्होंने पढ़ाया ना मुझे। 1956 की बात है ये, तो मुझे उन्होंने पढ़ाया, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। तो इस तरह से आप पढ़ा सकता है, हर कोई पढ़ा सकता है, मगर पढ़ा नहीं रहे। कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से छोड़ करके शहरों में आए, वहाँ कुछ मजदूरी कर रहे हैं, तो वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो ऐसे, लेकिन शिक्षा सबसे पहली चीज है। इसके बाद शिक्षित जो आज हमारे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस समय शिक्षित लोग हैं वही संगठित हो जाएं, और इस बात को समझे कि SC ST और OBC के लोग अगर देखा जाए तो एक ही हैं। ये इनके पूर्वज सब शूद्रित तो थे। मैंने एक OBC वाले से पूछा, मैंने कहा भाई आप ब्राह्मण हो? नहीं। मैंने कहा वैश्य? कहता नहीं। क्षत्रिय? नहीं। मैंने कहा इन तीनों में आप नहीं हो तो फिर कहाँ हो? शूद्री हो ना। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है, मैं जात की वजह से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं एक सिस्टम की वजह से कह रहा हूँ। जो सिस्टम था हमारे देश के अंदर, जब जो लोग आज जो है, जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, तो बाकी जो बचे वो तो सब शूद्री थे ना उनके पूर्वज। तो इन सबको एक जगह आ जाना चाहिए। एक परिवार है, इनको सब एक जगह संगठित होकर आ जाना चाहिए। और आज जो रो रहे हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा, अरे तुम किससे मांग रहे? तुम खुद देने वाले बनो ना। संगठित होकर के एक जगह और देश को प्रशासन करो, राज करो, और लोगों को दो, और अपनी स्थिति को सुधारो। देखिए अभी तो चलो, ये आपने समाज की बात करी, समाज को उत्तीर्ण करने, पढ़े लिखे की बात करी, जो जैसे कि आपने अभी समझाया कि हमारे समाज को एकजुट होने की कमी है। अभी एकजुट रहेगा, संगठित रहेगा तो समाज आगे निकल जाएगा। एक शिक्षा लो, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा को हथियार बनाइए, शिक्षा हथियार ही बनेगा तभी समाज को उत्तीर्ण होगा। बिल्कुल। तो सर अभी भी जो है, अभी शिवरात्रि गई है, जो लोग गंगा जल लेकर काफी दूर दूर से आते हैं, तो शिवरात्रि के बारे में क्या करेंगे सर? तो शिवरात्रि के बारे में आज मैं तो एक बात कहता हूँ कि हिंदुओं ने देवी देवता बहुत बना दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत पहले हिंदू धर्म, जो शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया, जो हमारे भगवान बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया, उन्हीं को कुछ मान करके किया। तो शिव जो थे, मतलब शिव वास्तव में कोई भोला पार्वती वगैरह वगैरह नहीं है। वो कोई उनकी शादी है, उसका लड़का गणेश था, गणेश को मार दिया, हाथी का सिर जोड़ दिया वगैरह वगैरह, ये सब कहानियां हैं, सब बेकार की चीजें हैं। शिव जो है, उस शक्ति का नाम दिया था किसी ने हिंदू धर्म के आने से भी पहले, कि जिसने मतलब इस ब्रह्मांड को बना, किसी से तो बना है ना, ब्रह्मांड अवतार कहीं से बना है, तो जहां से भी बना है वो है शिव।
तो हम तो शिव को मतलब ये मानते हैं कि शिव जो है वो निराकार है और वो कोई शक्ति है, उसका अपार है, अनादि अनंत है। उसको मानने के बजाय भोला पार्वती, वो भांग पी रहा, बैल पे बैठा है, ये जा रहा, उसका उसकी घरवाली पार्वती है, ये सब जो है, ये सब चीजें बहुत ही बुरी चीजें हैं। और हम लोगों को समझाते हैं आप कुदरत जो है वो निराकार है, वो पैदा नहीं होता है। राम कृष्ण कोई भी हो, चाहे मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, कुदरत को पैदा होने की जरूरत ही नहीं है। तो आप उसमें विश्वास करिए। अब हमारे जो लोग, ये बहुत सारे लोग गए हुए थे, इनमें 90% सब SC ST ओबीसी के लोग हैं। अभी रवि रंजन है, कौन वो जो रवि रंजन, एक टीवी के एक पत्रकार हैं, उन्होंने अभी उनसे पूछा कि भाई आप लोग जो है कितने पढ़े लिखे हो। किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं 10वीं पास हूँ, कोई कह रहा मैं 8वीं फेल हूँ, कोई कह रहा मैं 10वीं फेल हूँ। और उनसे पूछा आप करते क्या हो, कहता जी मैं मिस्त्री की दुकान पे मजदूरी करता हूँ, किसी ने कहा मैं वहां काम करता हूँ, किसी ने कहा मैं लेबर हूँ, मजदूर हूँ, मैं मकान बनाने के। यानी टोटल मिला के ये हुआ कि शिक्षा की काफी कमी है, काफी कमी। बच्चों को, आज के समाज कोई भी हो, शिक्षा को हथियार बनाकर ही हम कामयाब हो सकते हैं, तभी हम एक संगठित हो सकते हैं। बगैर शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही एक संगठित हो सकते हैं, ना कुछ है जी। तो ये तो विश्व के बाद सर, हमारा देश स्वतंत्रता दिवस 80 दिवस मना रहा है और बड़ी हर्षोल्लास से मना रहे हैं। स्वतंत्रता के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वतंत्रता दिवस तो मतलब बहुत बड़ी चीज है। हमें आज़ादी मिली, बाबा साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बहुत सारे नेताओं ने काम किया, क्रांतिकारियों ने अपनी अपनी मतलब आहुति दी, अपनी त्याग वो किया, जब बलिदान किया अपने जीवन का। भगत सिंह जी है, सुभाष चंद्र बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई वगैरह, बहुत सारे मतलब क्रांतिकारी भी है और दूसरे लोग भी हुए। तो हमें अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिल गई, जो हमारा मतलब देश का विकास नहीं जिनके अंडर में हो रहा था। तो मगर आज़ादी तो हमें मिल गई, तो आज़ादी हमें मिली, बाबा साहब ने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। अब लोग इसी बात में बहुत सारे बोलते हैं बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। अरे तो भाई, अगर बाबा साहब वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप जो वहाँ का सिस्टम है पढ़ लीजिए, पूरा जो सिस्टम है कमेटी का वो रिटिन है सब, कि बाबा साहब ने कैसे कैसे बहस की, क्वेश्चन उठाए गए वो। तो इस तरह से बाबा साहब ने फर्स्ट गोलमेज सभा के अंदर भाग लिया बाबा साहब ने, गांधी जी नहीं गए थे। सेकंड में गए, सेकंड में बाबा साहब ने बोला, पहली में उन्होंने बोल दिया था कि भाई हमें आज़ादी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हक नहीं मिलेगा, हमें तो कोई हक ही नहीं मिल रहा, तो हमें आज़ादी हम लेके करेंगे क्या। तो जैसे बाबा साहब वापस आए, उनका बड़ा विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, तो कोई बात नहीं, बाबा साहब ने वो एक सोच समझ के वो बात कही थी। फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए और गांधी जी भी गए। बाबा साहब ने कहा कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि आपने भी हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, आपने भी अब हमें जो है कोई किसी किस्म का कोई अधिकार आपको उसमें नहीं मिला, कोई पानी पीने का नहीं मिला, और हमें अभी अनटचेबल हमें, तो हमें आप सभी कुछ नहीं मिला, उन सभी कुछ नहीं मिला जो हिंदू लोग हैं। मगर हम आपस में बैठ करके अपने अपने जो हमारे वो हैं मनमुटाव हैं, हम उनको दूर कर लेंगे, हम एक हो जाएंगे, इसलिए हमें आपसे आज़ादी चाहिए। बाबा साहब ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर आज़ादी की डिमांड करी अंग्रेजों से, और तब यहाँ बाबा साहब के जय जयकार के नारे लगाए गए। बाबा साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, तो हमें आज़ादी मिल गई, मगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं कर रहे। आज जो लोग पावर के अंदर आए हुए हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो अपने को राजा समझ रहे हैं। आप ये बताइए, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, मुझे तनख्वाह मिली, तो मैं सर्वेंट है ना, किसका सर्वेंट? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट क्या है? पब्लिक। तो मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ ना। तो प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, तनख्वाह ले रहे हैं, सब पब्लिक पेंशन ले रहे हैं, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट। वो मालिक नहीं है, मगर मालिक बने बैठे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, आज हमें आज़ादी ऐसे लोगों से चाहिए जो अपने को देश का मालिक समझे बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते, लोगों को उनके हक अधिकार जो है वो नहीं देते हैं, अपने अपने ऐश आराम के अंदर लगे हुए हैं, अपने पैसा कमाने में लगे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति या कैसी भी स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। तो आज़ादी अभी यही दूसरी आज़ादी की लड़ाई में समझता हूँ, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई अब हमें लड़नी पड़ेगी। और हमारे जो लोग हैं देश के, वो आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, युवा लोग भी आगे आ रहे हैं, और ये आज़ादी हमें लड़नी पड़ेगी। हमें उन लोगों से आज़ादी लेनी पड़ेगी जो देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, अपने को राजा मान रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, लोगों को उनके हक और अधिकार नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, विजेंद्र जी ने हमें बहुत कुछ कहा, बहुत समाज के बारे में बताया। तो विजेंद्र जी, आप जो 15 अगस्त के बारे में देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने जो क्रांतिकारी लोग हैं और जो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, हम उनको याद करें, और हम उनको याद करके उनसे प्रेरणा लें
कि उन्होंने आजादी की, हालांकि वो कोई, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, गांधी जी को क्या दिक्कत थी, बाबा साहब अम्बेडकर को क्या दिक्कत थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनको क्या लेकिन उन्होंने देश के लिए, देश जो गुलाम था उनको आजाद कराने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग, हम लोग जो हैं वो संविधान के अनुसार, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें संविधान के अनुसार अपने काम करने चाहिए, अपने कर्तव्य करने चाहिए, हमें अपने कल्याण के लिए काम करना है और हमें अपने देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। हमें अपने को आर्थिक स्थिति सुधारनी है, हमें अपनी शिक्षा सुधारनी है, हमें अपनी जो सेहत है वो अच्छी रखनी है। तो हमें मतलब अपने लिए ये जो काम करना है वो दूसरों के लिए भी हमें करना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। देखिए श्रोताओ, जैसे कि हमने विजेंद्र से बात करी, विजेंद्र ने सबसे बड़ा हथियार बताया शिक्षा। यदि हमारे अंदर शिक्षा है, हमारे बच्चों में शिक्षा है, सब कुछ है, तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हम एकत्रित हो सकते हैं। तभी इसलिए हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाइए। श्रोताओ, आगे भी ऐसी वीडियो दिखाता रहूंगा, चलती रहेंगी। हमारी वीडियो को दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।